नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पुलिस ने कोर्ट को बताया जंग खा गए थे मौलवी पुल के तार, मरम्मत नहीं हुई। मैनेजर बोला भगवान की मर्जी से हुआ हादसा। मौलवी ब्रिज हादसे के बाद जागी बंगाल सरकार, एक्शन में लोक निर्माण विभाग। 2019 और 2109 पुलों का होगा निरीक्षण। मौलवी हादसे पर ओवैसी की मांग, सरकार न्याय करे, असली अपराध को गिरफ्तार करे पुलिस। मौलवी हादसे के आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। गैर इरादतन हत्या का मामला किया गया दर्ज। मुख्यमंत्री जी हिम्मत है तो सामने से सीने पे वार कीजिए, नीतीश कुमार पर बरसे चिराग पासवान। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए हादसे को लेकर पुलिस ने स्थानीय अदालत में अपना बयान दर्ज कराया है। बता दें कि जांच अधिकारी और मोरबी के पुलिस उपाधीक्षक पीएल अजाला ने मंगलवार को अदालत में कहा है कि झूलता पुल के तार जंग खा गए थे और उनकी मरम्मत की जाती तो यह हादसा नहीं होता। पुल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार और गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से एक ओरेवा कंपनी के एक मैनेजर दीपक पारेख ने अपने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एमजे खान को बताया कि यह भगवान की इच्छा थी कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बता दें कि मोरबी केबल पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 134 है और डीएसपी अज्वाला ने गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से 4 की 10 दिन के रिमांड मांगते हुए कोर्ट रूम में कहा कि गांधीनगर से आई एक टीम को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुल पार कितने लोग मौजूद हो और इस क्षमता को निर्धारित किए बिना और बगैर सरकार की मंजूरी के पुल 26 अक्टूबर को खोला गया था और रखरखाव और मरम्मत के हिस्से के रूप में कोई जीवन रक्षक उपकरण या लाइफ गार्ड तैनात नहीं किए गए थे। केवल प्लेटफॉर्म बदला गया था और कोई अन्य काम नहीं किया गया था। अज्वाला ने कहा कि पुलिस तारों पर था और उनकी कोई ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं की गई थी। जहां से तार टूटे वो जंग खाए हुए थे और अगर तारों की मरम्मत की जाती तो यह हादसा नहीं होता। क्या काम हुआ है और कैसे किया गया इसका कोई दस्तावेज नहीं रखा गया। जो सामग्री खरीदी गई, इस्तेमाल की गई है, उसकी जांच की जानी बाकी है और रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी वकील एसएच पांचाल ने बताया कि अब तक की जांच बताती है कि ठेकेदार योग्य इंजीनियर नहीं थे और मरम्मत का काम उन्होंने नहीं किया था। जांच में संकेत मिले हैं कि एल्यूमिनियम के तख्तों के कारण पुल ढह गया होगा। गुजरात के मोरबी पुल गिरने से 134 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही थी। इसके बाद अन्य राज्य भी पुल को लेकर अलर्ट मोड पर चले गए हैं और बंगाल को लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री पुले राय ने बताया है कि राज्य में पुलों को लेकर बैठक बुलाई है। उन्होंने अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक कर राज्यों के सभी पुलों की स्थिति को लेकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। राज्य में कुल 2109 पुल हैं और बता दें कि इस निर्देश के बाद भी 2000 से ज्यादा पुलों की जांच की जाएगी और गुजरात में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सभी लोग डरे हुए से नजर आ रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंताओं को पुलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तत्काल भेजने को कहा गया था। राज्य में इस समय करीब 2800 नदी पुल और फ्लाईओवर हैं। बता दें कि पुलक राय ने सर्वेक्षण में किसी भी पुल में समस्या आने पर इंजीनियरों को तत्काल उपाय करने का निर्देश भी दिया। अधिकारी ने बताया कि बैठक से सिलीगुड़ी में कोरोनेशन ब्रिज और कांसबती में वीरेंद्र रामसाल सेतु को जल्द से जल्द ठीक कराने को भी फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि संतरागाछी पुल की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्य भी 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा और साथ ही शिलाबाती नदियों पर 2 नए पुल का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि पुलक राय ने कहा कि गुजरात में जो हुआ उसे देखने के बाद हमने राज्य के सभी पुलों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का फैसला किया। हम जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए यहां सभी पुलों का निरीक्षण कर कोई भी समस्या पाए जाने पर तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं।
गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल पुल को टूटने से 134 लोगों की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि ओवैसी ने कहा, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में न्याय किया जाए और साथ ही पुलिस को असली अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं ओवैसी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, आशा है उन्हें हैदराबाद शहर की मिश्रित संस्कृति देखी होगी। उन्होंने चार मीनार का चूड़ी बाजार देखा होगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हैदराबाद में हैं और उन्होंने चार मीनार के सामने तिरंगा फहराया था। करीब 32 साल पहले उनके पिता और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने भी उसी स्थान से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। ओवैसी ने कहा कि असली मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा यूसीसी का मुद्दा उठा रही है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कई राज्यों में लागू कर दिए गए हैं और गुजरात चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इसे यहां भी लागू करना चाहती है। समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी पंथों के लोग के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होने की समान नागरिक संहिता का मूल भावना है। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले और फिलहाल गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भी भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया। यह फैसला नागरिकता कानून 1955 के तहत लागू किया जाएगा। गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल टूटने के मामले में गिरफ्तार किए गए औरवा ग्रुप के 2 मैनेजर समेत 4 आरोपियों को एक स्थानीय कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत पर भेज दिया। सरकारी अभियोजक एसएच पांचाल ने बताया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमजे खान के गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने रविवार को पुल के टूटने की घटना के सिलसिले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुल के टूटने की घटना में 135 लोगों की जान चली गई है और पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पांचाल ने कहा कि पुलिस ने औरवा समूह के 2 प्रबंधकों और हाल ही में पुल की कथित तौर पर मरम्मत करने वाले 2 उप ठेकेदारों सहित 4 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद मांग की और कोर्ट ने पुल के टिकट बुक और बुकिंग को लेकर क्लर्क और सुरक्षा गार्ड सहित अन्य 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इनके रिमांड नहीं मांगी थी और घटना और ई-बाइक बनाने वाली कंपनी औरवा ग्रुप को मोरबी नगर पालिका ने पुल की मरम्मत करने और इसका 15 साल तक संचालन करने का ठेका दिया। बिहार में 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मंगलवार को प्रचार प्रसार थम गया। बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को गोपालगंज पहुंचने चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कहा, मुख्यमंत्री जी हिम्मत है तो आप सामने से सीने पर वार कीजिए, पीठ पीछे आपको वार करना शोभा नहीं देता। सांसद चिराग पासवान गोपालगंज के जादवपुर में एनडीए द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को जितनी बार उनके ऊपर वार करना है करें, वो सीना तान कर खड़े हुए हैं, आप मेरे सीने पर वार कीजिए। चिराग ने कहा कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, जब भी मिले पांव छूकर प्रणाम किया, लेकिन नीतीश कुमार ने मेरे पिता के खिलाफ अभद्रकृत भाषा का प्रयोग किया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि आप मुझे क्या बोलते हैं और पीठ पीछे किसी से छुपा नहीं है। और बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर मैंने और मेरे परिवार ने कभी कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान ने कहा कि 7 निश्चय से बिहार का कुछ भी भला नहीं होना जा रहा है। बता दें कि करीब 30 मिनट के भाषण में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ भड़काऊ और भड़ास निकालते रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध,
5 रुपए से, सेब 30 रुपए से। पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी सुबह और शाम लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम में कुछ दिनों बाद बदलाव भी देखने को मिलेगा और साथ ही पारों में गिरावट होने के साथ ही ठंड भी शुरू हो जाएगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को गया से सबसे कम 16.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना समेत प्रदेश में अभी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव है और इसके प्रभाव से बिहार में अगले 5 दिनों के मौसम की बात करें तो शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। इन 5 दिनों में प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और औसतन न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। सुबह और शाम में गुलाबी ठंड का एहसास होगा। बिहार के लोगों को सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास जरूर होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी दिन में मौसम ठीक रहेगा, धूप निकलेगी। हालांकि गांव या नदी किनारे वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम में हल्की धुंध की संभावना जताई जा रही है। बदलते मौसम में भी अभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तबीयत खराब होने की संभावना ज्यादा होती है इस मौसम में। बता दें कि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा, तो वहीं प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान सीतामढ़ी में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया को छोड़ अन्य जिलों के तापमान में आंशिक वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कालकाजी में इन सीटों स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के तहत झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए 3000 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन किया। इसके लिए विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को उनके नए घर की चाबी सौंपी गई और सभी के आवास उपलब्ध कराने की योजना के तहत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 376 झुग्गी झोपड़ी समूह में इन सीटू झुग्गी पुनर्वास का काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को उचित सुविधाओं के साथ एक बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करना है। बता दें कि डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जालोर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसे 3 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कालकाजी विस्तार परियोजना के अंतर्गत कालकाजी स्थित भूमिहीन शिविर, नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर नाम के 3 झुग्गी झोपड़ी वाले बस्तियों के समूह का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इससे पहले चरण में 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण किया गया है। झुग्गी झोपड़ी वाली जगहों के भूमिहीन शिविर को लाभार्थियों के नए बने हुए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में पुनर्वास कर खाली किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में खाली हुए जगह का उपयोग नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है और 3024 फ्लैट बनकर तैयार हैं। मध्य प्रदेश अपना 66वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरा प्रदेश उत्सवी माहौल से सराबोर रहा और राजधानी के लाल परेड मैदान में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति ने सबको सम्मोहित कर लिया। लाल परेड मैदान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय गान की तर्ज पर मध्य प्रदेश गान को खड़े होकर सम्मान देने की परंपरा शुरू कर रहे हैं और आज से जब भी मध्य प्रदेश गान होगा हम सभी खड़े होकर सम्मान करेंगे। सभी लोग इस बात का संकल्प लें कि राज्य में लगातार चल रहे विकास कार्य और स्थिति में आ रहे बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में बनी सड़कें, विद्युत उत्पादन और सिंचाई क्षमता की बढ़ोतरी का जिक्र किया। साथ ही स्वच्छता के मामले में इंदौर के लगातार 6 बार देश में नंबर 1 होने और भोपाल के देश की स्वच्छ राजधानी बनने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रदेश एक समय डाकुओं के लिए जाना जाता था। इतना ही नहीं, राज्य के मंत्री का नक्सलियों ने
गला तक काट दिया था। अब स्थितियां बदल गई हैं और इस भव्य आयोजन में शंकर महादेवन और एहसान नारूनी और लाय मंडसोनी के बैंड ने समा बांधा हुआ था। इतना ही नहीं, शंकर महादेवन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और गाने में पीछे नहीं रहे और पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी ने राजधानी से लेकर बूथ स्तर तक पर कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता गण सभी जिला मंडल बूथों पर एक दिया विकास के नाम प्रचलित कर रहे हैं। आइए सभी मिलकर ये संकल्प लें कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ाते हुए देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनके राज्य में पराली जलाने की घटना पिछले साल की तुलना में काफी कम हुई है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में ऐसी कमी नहीं देखी आई है। और बता दें कि खट्टर ने यह भी कहा है कि पराली जलाने के मुद्दे पर स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान के अवशेष खरीदने के मामले में विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच खेतों में आग लगाने की 13,873 घटनाएं सामने आई। वहीं हरियाणा के इस साल खेतों में आग लगाने की केवल 1,925 घटनाएं ही सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के साथ हरियाणा की तुलना करें तो यह घटना करीब 10% कम है और हरियाणा में इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम हो गई हैं। राज्य में पिछले साल ऐसी 2,561 घटनाएं सामने आई थी। इस साल इनकी संख्या 1,925 रह गई है। इस तरह करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है। और खट्टर ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी समय समय पर पराली जलाने के मुद्दे पर निर्देश दे रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैंने पराली के लिए एमएसपी की बात की थी। इसके लिए हमने एक समिति बनाई है और जो अपनी सिफारिशें देंगी। समिति की सिफारिशें आने के बाद हम लोग कदम उठाएंगे। इस समिति के अध्यक्ष राज्य के कृषि महानिदेशक रहेंगे। हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के महानिदेशक इसके एक सदस्य होंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक बरकरार है। बता दें कि सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और कोरिया जिले में हाथियों की चहलकदमी बनी हुई है। हाथी आए दिन वन क्षेत्र में बसे ग्रामीणों की फसलों को देखकर और रौंदकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बता दें इसी क्रम में कोरिया जिले के एक हाथी ने जबरदस्त उत्पात मचा दिया। इसी हाथी ने खंडवा वन परिक्षेत्र के सकड़ा देवडांड में 3 कच्चे घरों को तोड़ दिया। वहीं 14 किसानों की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। इसके अलावा बीती रात इसी हाथी ने पिता और 8 वर्षीय पुत्री पर हमला कर दिया। दरअसल उधानपुर निवासी इंद्रपाल अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ मेहमानी करने सुखनंदन पानिका के घर गया हुआ था। वहीं रात करीब 12 बजे हाथी घर को तोड़ने लगा। हाथी से डरकर इंद्रपाल बेटी समेत खुद की जान बचाने के लिए भागा, जिसे हाथी ने दौड़कर सूंड में लपेट लिया और पटक दिया और इस ग्रामीण और उसकी बेटी घायल हो गए। कोरिया वन मंडल बैकुंठपुर के अनुसार हाथी खंडगवा वन परिक्षेत्र के सकड़ा देवडन जंगल में है और जो कि सलका, पांडुपारा, महादेवपल्ली, पैनरी और गड़ियापारा कोच का होते हुए सलका पहुंचा है। बता दें कि दोपहर तक हाथी सलका के जंगल में विचरण करते देखा गया। गौरतलब है कि हाथी लगातार जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और महीने भर पहले खंडगोवा में आए हाथियों के दल ने 25 घर समेत सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद कर दी। और इधर वन विभाग का दावा है कि कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। विभाग लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कह रहा है। सरपंच प्रभा सिंह कमरों ने बताया है कि इलाके में दोबारा हाथी की धमक से ग्रामीण डरे हुए हैं। हाथी ने कई किसानों की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम ने हाथी को यहां से खदेड़ दिया, लेकिन ग्रामीणों को डर है कि हाथी वापस फिर से उनके घर की ओर लौटें और इससे पहले दल में आए हाथियों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जैसे जानकारी मुझे है, जिनको 2 साल से अधिक सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। जयंत चौधरी ने तो बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लगता है उन्हें किसी से सही जानकारी नहीं दी है। और भूपेंद्र चौधरी ने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान को ज्यादा सजा हुई है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह अदालत का निर्णय है, जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। सपा के शपथ पत्र भरवाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये ट्रेंड बना हुआ है और चुनाव हारने के बाद बहाना ढूंढते हैं, असली मुद्दों पर नहीं जाते और प्रलाप करना शुरू कर दिया जाता है। और बता दें कि चुनाव के परिणाम की उन्हें जानकारी है और मेरा उनसे निवेदन है कि शालीनता से अपनी बात जनता के बीच कहें और जनता का विश्वास हासिल करें। सपा बड़ी पार्टी है, वो सरकार में भी रह रही है और लेकिन उस जनता के फैसले को स्वीकार करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और रोने गाने से कुछ नहीं होगा। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी सरकार और यूपी नगर निगम चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लेती है और नगर निकाय चुनाव के भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और बीजेपी के लिए नगरीय क्षेत्र बेहतर परिणाम देने वाला क्षेत्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को गंगा जल परियोजना समेत 1670 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 4 में उन्होंने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 85 क्यूसेक की गंगा जल परियोजना की शुरुआत होने के बाद घरों में स्वच्छ पानी योग्य जल की आपूर्ति संभव होगी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर देश की ही नहीं बल्कि विदेश में भी निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बन रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक लोग गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन अब गंगा मैया खुद लोगों को घर तक स्वच्छ जल देने आ रही है और 85 क्यूसेक गंगा जल का उपलब्ध होने जा रहा है और यहाँ पर 176 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है। 5 एकड़ में 19 रिजर्वायर का निर्माण हुआ। इस पर 376 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हुई है और 4 लाख लोग इसके माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर पाएंगे और यहाँ पर 28 आवासीय सेक्टर में ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और मार्च 2023 तक 38 आवासीय सेक्टर तक विशुद्ध गंगा जल की आपूर्ति करने वाले हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 5.5 वर्ष पहले से ये पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री के लिए अभिशप्त माना जाता था। ये पूरा क्षेत्र विकास की योजना में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए माफिया की चपेट में था और जहां किसानों का एक और शोषण करते थे तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया करते थे और अथॉरिटी से जुड़ी हुई धनराशि का दुरुपयोग किया करते थे। यहाँ के औद्योगिक इकाई यहाँ के पलायन कर रही थी और इससे 5.5 वर्षों में गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर बदली है। तो सीएम योगी ने यह बयान दिया है और गंगा जल परियोजना की सौगात दी है। कभी डकैतों की लूट का शिकार रहे चित्रकूट को आज सिस्टम लूट रहा है। चित्रकूट के भूमि संरक्षण विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए सरकारी धनराशि का आवंटन किया गया था। यूपी सरकार में भूगर्भ के जल स्तर के सुधारने के लिए खेत तालाब योजना चलाई गई थी, लेकिन चित्रकूट जनपद के अधिकारियों की मिली भगत के चलते ये योजना की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आलम यह है कि खेत तालाब योजना के तहत खेतों में बनाए जाने वाले तालाब जमीन पर नहीं बल्कि कागजों पर नजर आ रहे हैं। चित्रकूट की
मानिकपुर तहसील के कई गांव में जहां भूमि संरक्षण विभाग की मिलीभगत से खेतों में तालाब ना बना करके किसानों से संगठन और सांठ-गांठ करके रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। मानिकपुर तहसील में आने वाले देवकली, बागरेही और पखारो गांव सहित दर्जनों गांव में यह भ्रष्टाचार देखने को मिला, जहां भूगर्भ का जलस्तर बढ़ने के लिए शासन द्वारा खेत तालाब योजना के तहत लाखों रुपए दिए गए थे, लेकिन भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने अपने दलालों के माध्यम से किसानों ने सांठ-गांठ कर इन तालाबों को जमीन पर नहीं बनाया गया, जबकि इसकी धनराशि को निकाल लिया गया। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए जब टीम वहां पर पहुंची, इस वित्तीय वर्ष 2021 में दर्जनों किसानों को खेत तालाब योजना के तहत तालाब बनाने के लिए धनराशि आवंटित की गई थी। तो ये भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये कागजों में दर्ज कराया गया लेकिन असल तौर पर नहीं बनाया गया। राजस्थान में करीब 20 लाख छात्र छात्राएं इस बार भी बोर्ड के पैटर्न पर क्लास 5 और क्लास 8 के एग्जाम देंगे और यानी कि इस बार भी दोनों क्लासेस की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। राज्य शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। स्टूडेंट्स से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आवेदनशाला, दर्पण और पीएसपी के माध्यम से ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। और बता दें, साथ ही सभी स्कूलों के निर्देशित किया गया है कि अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट करें। शिक्षा विभागीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करें और साथ ही अगर डिटेल में कोई कमी है या गलती है तो उसे तुरंत दूर करें। इससे बच्चों को आवेदन करते समय परेशानी नहीं आएगी और सिस्टम भी दुरुस्त रहेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्टूडेंट के नाम, माता पिता के नाम, जन्म की तारीख आदि में हो रही त्रुटि को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश किया है। वहीं स्कूल प्रोफाइल में संशोधन और स्कूल की श्रेणी में जरूरत के मुताबिक संशोधन करने के लिए भी कहा गया है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट तीसरी भाषा में बदलाव चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहीं जो स्कूल मान्यता मिलने के बाद अब तक विभाग के पोर्टल पर नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें अपडेट करने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार राज्य की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का ऐलान कर चुकी है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जानकारी दी है कि इसी साल दिसंबर के महीने में महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन वितरित करने की मुहिम शुरू की जाएगी। उनका मानना है कि इससे महिला सशक्त होंगी और साथ ही ये जानकारी भी मिल रही है कि फोन की कीमत लगभग 9,500 रुपए होगी। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार फ्री मोबाइल योजना 2022 के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मोबाइल फोन वितरित करेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत राज्य की 1.32 करोड़ महिलाओं को यह फोन मिलेगा। इस फोन में 3 साल तक फ्री इंटरनेट, कॉल और मैसेज की सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि 3 साल तक हर महीने 5 GB डेटा, लोकल और एसटीडी कॉल मैसेज के साथ सिम कार्ड भी फ्री दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की थी कि मुफ्त मोबाइल योजना 15 नवंबर 2022 से शुरू होनी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर 15 नवंबर 2022 के बाद से फोन वितरित किए जाएंगे। वहीं शहरों में वाइड पर भी बैंक लगाए जाएंगे। और बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार चाहती है कि गरीब परिवार के बच्चे भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और कोरोना काल में अमीरों के बच्चों ने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन गरीब बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार चाहती है कि यह कमी तुरंत प्रभाव से दूर की जाए। बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए 3 कंपनियों को टेंडर दिया गया है और बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर चीज का भाव बढ़ गया है।